चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स जर्नल केस स्टडी नंबर 1 केस सोल्यूशन वीडियो में। अच्छा, स्टूडेंट्स जर्नल में इस बार 3 केस स्टडीज आई है और तीनों की तीनों टी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब इंस्टीट्यूट को क्या मस्ती चढ़ी कि तीनों टी इंडस्ट्री से पूछ लिया, आई डोंट नो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स जर्नल के ऊपर केस स्टडीज के ऊपर टी इंडस्ट्री का बहुत सारा बैकग्राउंड दिया है, वो हम कतई नहीं पढ़ने वाले बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू राइट एन एग्जाम अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें भी हम ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ना कि वो टी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो बेसिकली हम ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हर जगह हम अप्लाई कर पाए इन केस वो कंसेप्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, थोड़ा इसका फॉर्मेट अलग है लेकिन हम रिक्वायर्ड पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सीधा आ जाओ। सिनेरियो 1 को आप लिख दो डिस्क्रिप्टिव 1, फिर सिनेरियो 2 को लिख दो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव 2, और सिनेरियो 3 को लिख दो डिस्क्रिप्टिव 3। ठीक है, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement is true regarding the current expansion plan of RTL? RTL अपनी कंपनी का नाम है। Acquisition of TKP and the expansion of RTL in mid 1980s। मतलब expansion plan के रिलेटेड आपका क्या राय है वो आप बताइए। ठीक है, MCQ2, the regulatory authorities in India have to assess whether there has been any breach of anti-competition laws. Which type of stakeholder will the regulatory authorities be classified using Mendelow's matrix? नया कंसेप्ट है, पढ़ेंगे। TKP has used the tagline anywhere anytime to market its tea bags with reference to the value proposition map। नया कंसेप्ट है, पढ़ेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन मैप, प्लीज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नया कंसेप्ट है। MCQ4, the blending machine at Nagaon Assam factory blends tea leaf varieties produced in the plantations of RTL. Due to increased seasonal demand during the monsoon, the production of tea increases in its factory for the months of May, June, and July. Due to this, the availability of time in the blending machine is limited during these months. There is no immediate plan to increase the blending machine capacity since this is a seasonal variation in demand and hence the constraint is short term in nature. At the same time, the production manager at Nagaon factory wants to determine the order and quantity of tea blend to produce in order to maximize profits. The selling price and cost per kilo as well as bottleneck production details are as below. The factory cost is 5 per minute. The manager wants to rank the blends based on the throughput accounting ratio. This will be used to plan the production schedule for the months when the blending machine is a bottleneck constraint. अच्छा, इस कंसेप्ट को आपको पढ़ना है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, SCNPM का थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसमें ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये वीडियो रोक के पहले ये वाली वीडियो देख के आओ थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स की, एंड फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करना, तो ये कंसेप्ट से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इसको पॉज करो, वो वाला वीडियो देख के आओ, आधे घंटे का ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये कंसेप्ट रिपीटेटिवली आता है। ठीक है, तो ये देख के फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, MCQ नंबर 5, RTL has divisions like plantation, processing, blending, packaging, etc. The popularity of tea has increased the demand for tea leaves in the market. Many tea companies do not own its plantations of its own। मतलब देखो, एक होता है कि टी प्रोसेस करने वाला और एक होता है टी उगाने वाला। तो ये लाइन ऐसा बोल रही है कि मेनी टी कंपनीज डू नॉट हैव प्लांटेशंस ऑफ देयर ओन, मतलब वो प्लांट्स जो टी प्लांट्स होते हैं वो बाहर से खरीदते हैं। दे परचेज टी लीफ डायरेक्टली फ्रॉम टी ऑक्शंस, जैसा मैंने बताया। RTL uses only the tea leaf produced within its own plantations in order to have control over the quality and price of different tea blends। मतलब जो अपनी कंपनी है वो प्रोसेसिंग भी करती है टी का और टी उगाती भी है, तो उसके प्लांटेशंस भी है और वो प्रोसेस भी करती है और वो वही चीज़ प्रोसेस करती है वो जो उगाती है। ठीक है, the tea leaves once plucked are transferred to a processing unit within the plantations. The company has a transfer pricing policy for any internal transfer within the divisions. Plantations are producing at their full capacity. Brokers from external market are offered a plantation division, the plantation division a price of 200 per kg। देखो, ऐसा बोल रहा है कि जो प्लांटेशन डिवीजन है वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, और दूसरा अगर मैं अपने प्लांटेशन का एक्सटर्नल भाव निकालने जाऊं, एक्सटर्नल भाव, तो 200 पर केजी आ रहा है। देखो, मैं तो इंटरनली प्रोक्योर करता हूं, मेरा जो प्रोसेसिंग यूनिट है
वो टी प्लांटेशन यूनिट से, मेरे दूसरे प्लांटेशन यूनिट से अक्वायर करता है, लेकिन उसने सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए बाहर एक्सटर्नल भाव इंक्वायर किया तो 200 पर केजी आया। ये अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये तो बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। While the marginal cost of production has been determined at 170 per kg, ये क्या है बताएंगे। The net marginal price, selling price or marginal cost of the processing division is 210 per kg. While the price at which the processing center can purchase tea leaves, procure tea leaves of similar quality from other plantation suppliers is 205 per kg. Note that selling price for the processing division is actually the transfer price it charges द ब्लेंडिंग डिवीजन फॉर ईच केजी ऑफ प्रोसेस टी। ये पूरा ऊपर से गया होगा, हम अच्छे से डायग्राम बना के समझेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखना, अभी से ऐसा स्किप मत कर देना, ठीक है। द मैनेजर्स ऑफ ईच यूनिट हैव परफॉर्मेंस असेस्ड बेस्ड ऑन द सरप्लस ईच डिवीजन जनरेट्स। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग अगर पहले किसी एससीएमपी के स्टूडेंट ने पढ़ रखा है तो उसको ये लाइन समझ में आएगी ट्रांसफर प्राइसिंग की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज विल ब्रिंग गोल कॉन्ग्रुएंस। ये वर्ड भी उसी को समझ में आएगा जिसने एससीएमपी नहीं पढ़ा है, सॉरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या होता है, हाँ हम पढ़ेंगे, अपन को भी समझ में आ जाएगा। बिटवीन द प्लांटेशन डिवीजन एंड प्रोसेसिंग डिवीजन, देखो ये पूरा अच्छे से अपन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6, इसमें 6 एमसीक्यू पूछे, एक आधा एक्स्ट्रा डाल दिया इन लोगों ने। इन अगस्त 2023 आरटीएल्स रियल एस्टेट इन Jalalnagar, Karimganj district received 10 lakh as compensation from the insurance company for severe damage to green leaves caused by a hailstorm. The trainee accountant taxation has at the head office believes that the entire receipt under the insurance policy pertaining to damage caused by the hailstorm to tea leaves will be accessible as income from other sources. Evaluates this view. मतलब मेरे प्लांटेशंस को कोई नुकसान हो गया था जिसका मुझे इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिला है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। द इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू हायर्स इज अंडरवे। They are being introduced to the history of tea in India as well as how RTL grew to be a leading player in this market. One of the new inductees asked, समझना, नए इंडक्टी ने पूछा, क्या पूछा, What is the rationale behind RTL's decision in the mid 1980s to expand its operations into a saturated market? मतलब जो नया आया है, नया बंदा आया है कंपनी में, ये पूछ रहा है कि ऑलरेडी एक सैचुरेटेड मार्केट था तो आप उस मार्केट में क्यों घुसे। सैचुरेटेड मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप कम होता है, वो सैचुरेटेड है, वो अपने पीक पे है। तो ये पूछ रहा है कि भाई सैचुरेटेड मार्केट में आप क्यों घुसे। इट कुड हैव मेंटेन द स्टेटस को एज अ प्लांटेशन कंपनी। भाई आप प्लांटेशन कंपनी ही रहते, आपने क्यों प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में जंप किया, प्रोड्यूसिंग टी लीव्स। Why did it have go to blending, packaging and marketing business as well? Also, how did RTL manage to become a market leader despite the competition? मतलब देखो मिड 1980s में आप एक प्लांटेशन कंपनी थे, ठीक है, उसके बाद आप टी प्रोसेसिंग में आए जो एक सैचुरेटेड मार्केट था, फिर भी आप प्रॉफिटेबल कैसे बने, वो नया इंडक्टी पूछ रहा है। आपको क्या करना है, यू आर बीइंग द डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी एट आरटीएल हैव बीन रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द रैशनल बिहाइंड दिस बिजनेस डिसीजन टेकन इन द मिड 1980s. Also, based on the information in the case study, assess the company's success in the competitive market. देखते हैं। At RTL's Darjeeling plantation site, the manufacturing process commences with the plucking of tea leaves from the plantation. मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होता है कि पहले टी लीव्स, जो प्लांटेशन प्लांट है वहां से टी लीव्स आते हैं। वंस द टी लीव्स आर हार्वेस्टेड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरनल प्रोसेसिंग सेंटर्स टू कंटिन्यू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. The local accountant at site is currently preparing the site's financials in accordance with the Ind AS under your supervision. She has raised the following questions. Whether the plucked tea leaves are agricultural produce as per Ind AS 41 देखते हैं. How should such plucked tea leaves be initially measured? What will be the subsequent measurement of such tea leaves in line with Ind AS 41 and Ind AS 2? मतलब ये Ind AS का क्वेश्चन है, पहला SCMP का था। Last. In the process of preparing the financial statements for the financial year ended 31st March 23, the management of RTL has made several accounting estimates and affirmed to the auditor that all necessary accounting estimates have been recognized, measured, and disclosed to the financial statement are in accordance with the applicable financial reporting framework. However, in course of audit, the auditor has observed some changed circumstances giving rise to need for an accounting estimate. Enumerate some circumstances changed for which would prompt inquiries फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएल। मतलब ये ऑडिट का क्वेश्चन है।
ये FR का है और ये SCNPM का है। बात समझ में आई? सर अभी आपने कुछ समझा ही नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन से अपन ग्लांस किए ताकि हमको पता चले कि केस स्टडी में क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 2 मिनट सांस लेके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बी पेशेंट, ये अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। Refresh Tea Limited (RTL) was established in 1935 and headquartered in Kolkata. The company owns several plantations in the northeast. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये मेरी कंपनी है, ठीक है। इसमें एक होता है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब टी लीव्स को उगाना, टी लीव्स को उगाना, तो ये एग्रीकल्चर समझ लो आप अभी के लिए। फिर ये जाता है मेरे प्रोसेसिंग डिवीजन में, ठीक है, जहाँ पे इसका ब्लेंडिंग वगैरह होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक तीसरा डिवीजन भी है जिसको बोलते हैं, एक सेकंड, तीसरा डिवीजन कौन सा था इसका, जस्ट अ सेकंड। सर आप भी भूल जाते हो, हाँ भूल जाता है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब अलग अलग फ्लेवर्स में इसको ब्लेंड करना, क्योंकि आप टी में देखते हो अलग अलग टाइप की फ्लेवर्स आती है, ठीक है। वो ताज़ा होले, फिर अदरक वाली, फिर पुदीने वाली वगैरह वगैरह, तो इसका ब्लेंडिंग होता है अलग अलग ब्रांड्स में, ठीक है। फिर इसका पैकेजिंग होके ये बिक जाता है। तो आपको फोकस करना है यहाँ पे और यहाँ पे, और प्रोसेसिंग ब्लेंडिंग को अभी के लिए आप एक यूनिट मान लो। तो मैं आप लोगों को फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन ये बोलता हूँ कि एक होता है प्लांटेशन और एक होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग में आप ब्लेंडिंग भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो मतलब ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है और ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। ध्यान देना। द कंपनी ओन सेवरल प्लांटेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। इट स्टार्टेड आउट एज अ प्रोड्यूसर ऑफ टी लीव्स, मतलब मेरी जो कंपनी थी वो पहले सिर्फ प्लांटेशन कंपनी थी, जो पहले ये मेरी कंपनी थी वो सिर्फ प्लांटेशन कंपनी थी। दे हैव देयर ओन प्रोसेसिंग सेंटर्स विद इन देयर प्लांटेशन एस्टेट्स टू ड्राई, फर्मेंट एंड कट द टी लीव्स। अब उन लोगों के पास प्रोसेसिंग की भी कैपेबिलिटीज है, अब उन लोगों के पास क्या है, प्रोसेसिंग की भी कैपेबिलिटीज है। The company would then auction the leaves to traders, who in turn would sell them to tea companies downstream supply chain in order to be blended, packed, and resold to the customer. RTL continued to be processor of tea leaves till mid 1980s, until which the time it only auctioned the tea leaves to traders. अच्छा क्या होता है देखो, मेरी कंपनी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टी लीव्स उगाए, फिर क्या किया, जो आपने वो वर्ड सुना होगा कि सब्जी मंडी में ऑक्शन होता है, तो यहाँ पे ब्रोकर्स को बेच देता था थ्रू ऑक्शन। जो बाद में उसको प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन करते थे। मतलब पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक टी प्लांटेशन कंपनी था, मेरे पास पहले प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज नहीं थी, अब है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, इन टी लीव्स को ऑक्शन में बेच देता था एंड वो फिर आगे प्रोडक्शन होता था टिल मिड 1980s, टिल 1980s। तो टिल 1980s मेरा बिजनेस मॉडल क्या था कि मैं टी उगाता था और उनको ट्रेडर्स को बेच देता था। मतलब मैं एक फार्मर था, सिंपल, मैं एक फार्मर था, कंपनी, मैं मतलब कंपनी एक फार्मर थी जो प्लांटेशन करती थी और उसको ब्रोकर्स को बेच देती थी और उससे प्रॉफिट कमाती थी। Over the decades, the popularity of tea as a beverage increased manifold due to clever and attractive marketing campaigns. Marketed as a health drink that could provide relief for ailments like cold, flu, or body ache. ताज़ा होले ऐसा बोलते हैं ना। Tea as a beverage slowly became popular across the country. Tea has both an organized branded pre-packaged market as well as unorganized unbranded market. जो लूज में आप जाओगे किसी किराने वाले के पास तो उनके पास वो ताज़ा ओले वाताज भी मिलेगा और लूज टी भी उसके पास मिल जाएगी आपको। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ब्रूइंग एंड मेकिंग टी वेर प्रैक्टिस्ड एंड दिस कॉन्कोटेड अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रपोर्शन। तो ऐसा बोल रहा है कि मिड 1980s में क्या हुआ, टी का जो डिमांड है वो बढ़ गया,
जो टी के प्रोडक्शन की ब्रूइंग की जो टेक्निक्स थी वो चेंज हो गई। टी को एज अ मेडिसिन बेचना शुरू किया लोगों ने, एंड उससे टी का जो डिमांड है वो बढ़ गया। जस्ट अ सेकेंड। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द बेवरेज प्रॉम्प्टेड आरटीएल टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब टी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, तो आरटीएल ने बोला हम भी अपना जो प्रोडक्शन है, जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज करेंगे और प्रोडक्शन में जंप करेंगे। इट वांटेड टू कंटिन्यू इट्स प्लांटेशन business, but now it also wanted to expand its business to include blending, packaging and marketing of tea, मतलब प्रोडक्शन। तो उसको प्लांटेशन को कंटिन्यू करना था, प्लांटेशन उन्होंने कंटिन्यू किया, एंड प्रोसेसिंग वो उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। RTL would increase the production of tea leaves in its plantations using both its existing estates as well as acquiring newer tea estates to increase production capability। मतलब उन लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन कंटिन्यू तो किया, उसको एक्सपैंड भी किया और प्रोसेसिंग को उन्होंने स्टार्ट किया। अब एक्सपैंड किया कैसे, एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी, और दूसरा नए एस्टेट्स परचेस किए। एस्टेट मतलब प्लांटेशन की जगह परचेस की उन लोगों ने, जैसे नए प्लॉट्स परचेस किए जहां पे वो लोग टी का प्रोडक्शन कर पाए। ऑल टी लीव्स विल बी प्रोसेस्ड फर्दर at the processing center within its plantations. The management of RTL decided that it would from this point also start blending, packaging and marketing its own tea। मतलब प्लांटेशन में मेरी टी उगेगी और फिर मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा। For this, it built and gained ownership of necessary factory resources and infrastructure for blending, packaging and marketing its tea। लॉजिकल है। Production resources and infrastructure were owned and controlled by RTL। ठीक है। This packaged tea will be sold directly to wholesaler and retail dealers who would in turn sell it to final customer। पहले मेरा बिजनेस मॉडल क्या था, मैं प्लांट करता था और ब्रोकर्स को बेच देता था। अब मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, मैं प्लांट करता हूँ, फिर प्रोडक्शन करता हूँ, फिर होलसेलर्स को बेच देता हूँ, जो फिर रिटेलर्स को बेच देते हैं। ठीक है, यहाँ बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। बात समझ में आई। When RTL decided to become a full-fledged tea company, full-fledged मतलब production and processing, by the mid 1980s, the market was saturated with many sellers. Most of them bought tea leaves from traders at various auctions, blended, packaged and marketed the tea। बाकी लोग क्या करते थे जो बाकी प्रोडक्शन कंपनीज थी, वो टी लीव्स जो थी वो ब्रोकर से लेती थी, लेकिन हमारी कंपनी तो टी लीव्स भी खुद बनाती है ना। From these suppliers, it took approximately 80 days from time the tea leaf was plucked to the time the consumer purchased it। मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल था वो 80 दिन का था। टी यहाँ से प्लक हुई, प्रोड्यूस हुई, होलसेलर के पास गई, रिटेलर के पास गई और कंज्यूमर के पास गई, उसमें जो टाइम था वो 80 डेज का था। ठीक है। They catered to consumers from all strata of the society। Premium tea dominated the branded market, while people who could not afford it were satisfied with the unbranded loose tea that would brought as per their individual requirements। में 250 ग्राम 100 ग्राम ले ली। RTL decided to establish itself in the branded market। RTL ने बोला, अपनी कंपनी ने बोला, अपन को लूज में मार्केट में नहीं जाना है, अपन को ब्रांडेड मार्केट में जाना है। Unbranded loose tea was perceived to be of lesser quality as compared to the branded pre-packaged tea, and therefore it could not command much price in the market। लॉजिकल है कि अनब्रांडेड टी कुछ ब्रांड नहीं है, किसने बनाया वो पता नहीं है, कौन प्रोसेस कर रहा है वो पता नहीं है, अनब्रांडेड लूज टी है, तो उसका क्वालिटी परसेप्शन होता है कि लेस क्वालिटी का है, चालू कंपनी का माल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। RTL conducted detailed market research and found that the consumers from different regions had different taste preferences। For example, consumers in Bihar and Jharkhand preferred tea leaf, while consumers in Maharashtra and Gujarat preferred tea dust। RTL therefore created different brands that catered to different markets as well as different price bands। मैंने रिसर्च किया कि कहाँ पे कैसी टी की डिमांड है और वैसे वैसे अपनी ब्रांड्स को बना दिया। The quality of RTL's pre-packaged branded tea was kept higher than the unbranded tea sold in loose lots। At the same time, the price of its packaged tea was kept slightly lower than other premium varieties available in the market। तो मार्केट में घुसना है, सैचुरेटेड मार्केट है,
अगर मेरा मार्केट सैचुरेटेड है और मुझे उसमें घुसना है तो मुझे क्वालिटी हाई और प्राइस लो रखनी पड़ेगी। वही कर रहा है कौन? आरटीएल। Thus, RTL decided to place itself in the middle of this market spectrum in terms of quality and cost. मतलब high quality, low cost, middle में. So it sold premium brand leaf as well as economy brand leaf tea in Jharkhand and Bihar, while it sold प्रीमियम डस्ट टी एंड इकोनॉमिक डस्ट टी इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब जैसे ही डिमांड वैसा हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया। As a part of its marketing strategy, it created a separate brand for each target customer audience so that the quality and price could be easily recognized by the end user. RTL further aimed to deliver tea to the final consumer within 20 days from the time leaf was plucked from its gardens. मतलब नॉर्मल जो ऑपरेटिंग साइकिल थी वो 80 है और टारगेट ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 20। बात समझ में आई? ये 80 क्यों है? बिकॉज मेरे पास प्लांटेशन का, ये जो दूसरी कंपनीज है उनके पास प्लांटेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे पास तो प्लांटेशन का भी कंट्रोल है। क्यों? प्लांटेशन मैं खुद करता हूं, तो इससे क्या है, मैं अपना जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको कम कर सकता हूं। द न्यू विजन स्टेटमेंट ऑफ आरटीएल दैट हैज बीन रीफ्रेम्ड एज टू बी द मोस्ट एडमायर्ड टी कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, द न्यू मिशन स्टेटमेंट ऑफ आरटीएल वॉज then reframed as to enhance customer experience by making tea a global beverage of choice. Understand and influence taste and preferences by bringing unique, quality, affordable tea to the discerning palate of customers. ठीक है, जो भी है। टुडे, अब ये तो हो गई पूरी हिस्ट्री की बात, बिजनेस मॉडल की बात। अब अभी एज ऑफ नाउ कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है वो बता रहा है। टुडे इन 2023 द टोटल इंडियन टी मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 34,400 crore. While with the branded business constituting approx 74% of the total market value. मतलब टोटल टी का जो मार्केट है वो 34,400 करोड़ का है, जिसमें से 74% ब्रांडेड मार्केट है। तो अगर मार्केट साइज देखना हो हमको तो इंटू 74%, इतना जो भी है इतना मार्केट साइज आएगा। ठीक है, द ग्लोबल टी मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 45 to 50 billion with the main demand coming from black tea segment. RTL has emerged as a market leader commanding 60% of the domestic Indian tea market. मतलब इसका 60% करूँ तो ये RTL का शेयर है। बात समझ में आई? इंडिया का बात हो रहा है। It is now a listed company at BSE and NSE stock exchanges. Demand for other segments like green tea, fruit, herbal, decaf and specialty tea among other is also picking up. Taking note of this new trend, RTL conducted market research and a survey done ऑफ द एंटायर बेवरेज इंडस्ट्री। सिर्फ टी का नहीं, एंटायर बेवरेज इंडस्ट्री का उन्होंने एक सर्वे किया टू गैदर मार्केट इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग कस्टमर चॉइसेस। अब पहले मैं टी मार्केट था, अब एक मार्केट लीडर हूँ टी इंडस्ट्री में, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दूसरे किस मार्केट में मैं घुस सकता हूँ। अंबानी वाली स्ट्रैटेजी, एक मार्केट में घुसो, उसका लीडर बनो, फिर दूसरे मार्केट में घुसो। The findings reveal that consumers are becoming more health conscious in their choices. In the past 2 years, demand of fruit juices, coconut water, almond milk, and milkshakes have increased. According to the study, the shift towards healthier beverage choices like fruit juices, coconut water, almond milk, milkshakes is projected to grow and encompass at least 8% of the beverage market within next 3 years. Tea King PLC is a UK-based company that produces tea bags. ध्यान देना। Small sachets of tea are dipped into hot water in order to brew conveniently within a cup. The sachets can be conveniently disposed after use. Tea bags are hugely popular across the globe, primarily due to the convenience of use and disposal. Anywhere, anytime is a highly recognized tagline of TKP's tea bags. वो अमीर लोगों को देखा है ना, वो ऐसा टी बैग वगैरह करते हैं। The company has a net worth of almost 3 times of RTL. मतलब RTL से बड़ी कंपनी है। TKP is a deep market presence in the United Kingdom and USA, as well as few other European countries where the tea is released as a beverage. Despite its huge global presence and scale, the ownership of TKP has changed hands frequently every few years. मतलब देखो, TKP बड़ी कंपनी है लेकिन उसकी ओनरशिप बार बार चेंज होती रहती है, एक्विजिशंस होता रहता है वगैरह वगैरह, वो बोल रहे हैं। This is because the profitability of business is constantly under pressure due to high input cost of tea driven by inflationary conditions. TKP imports tea leaves from various countries and cost of import has become expensive over the years. TKP जो यूके की कंपनी है, उनके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है बिकॉज
जो टी लीव्स है वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। RTL has recently gained the opportunity to own a controlling stake in TKP. RTL छोटी कंपनी है, फिर भी उन लोगों ने TKP के ऊपर कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है. This is a prestigious development for RTL as it has been trying to increase the global footprint, particularly in UK and USA. The advantage of company The advantage the company has that almost the previous owner of TKP did not have is that RTL has a better control over the supply of raw materials. TKP जो लीव्स है वो इंपोर्ट करती है, लेकिन RTL खुद बनाती है. तो TKP के पास ऐसा क्या नहीं है जो RTL के पास है? बेटर कंट्रोल ओवर द टी लीव सप्लाई. India is one of the major tea producing countries. RTL has been in the plantation business since its inception. Hence, RTL has a much better position to scale up the tea leaf production to meet TKP's raw material requirements. मतलब देखो, TKP इंपोर्ट करती है, RTL ने TKP को अक्वायर कर लिया. RTL पहले से प्लांटेशन बिजनेस में है, तो वो TKP की ये जो प्रॉब्लम है किसकी इंपोर्ट की, वो सॉल्व कर सकती है in a cost effective way, thereby countering any inflationary pressure. However, since the size of the deal is much bigger than even RTL's net worth, it has to resort to taking significant amount of debt to finance the deal. The deal has been approved by majority shareholders and other regulatory approvals are in place. मतलब RTL TKP है वो 3x है किसके? TKP के, ठीक है. लेकिन फिर भी RTL ने कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, तो RTL को बहुत सारा डेट फिनेंस करना पड़ा, ऐसा बोल रहा है. ये क्वेश्चन में कहीं टच नहीं हो रहा है, बट ठीक है. In the dynamic field of tea production, external factors such as unpredictable weather conditions can severely affect the operations. Recognizing the importance of proactive risk management, RTL has implemented a comprehensive strategy to mitigate the potential disruptions and protect its plantations, specifically in the northeastern region. This includes ensuring adequate insurance coverage, positioning RTL to effectively navigate the uncertainties associated with cyclones and एडवर्स वेदर इवेंट्स. आसाम वगैरह में फ्लड वगैरह आता है तो टी प्लांटेशंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस वगैरह इन लोगों ने ले रखा है. RTL financial statement are prepared as per India's notified under Companies Act 2013. बहुत लंबा था, पढ़ लो, चलो 5-10 मिनट जितना भी टाइम लेके पढ़ना है पढ़ लो. देन वी विल मूव टू MCQs, देन वी विल मूव टू डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, पढ़ लो. चलो MCQs पे आ जाओ. MCQ नंबर 1. Which of the following statement is true regarding the current expansion plan of RTL and the expansion plan of RTL in the mid 1980s? ध्यान दो यहाँ पे, ये लिख लेना फटाफट से, ठीक है. 1980s और एक्विजिशन ऑफ TKP. तो 1980s में मेरी जो कंपनी थी, इट वॉज ओनली अ प्लांटेशन कंपनी. फिर वो टी प्रोसेसिंग में आई. किस में आई? टी प्रोसेसिंग में, ठीक है. और एक्विजिशन ऑफ TKP में मैं ऑलरेडी एक टी कंपनी था फुल फ्लेज, और मैंने एक दूसरी टी कंपनी को एक्वायर किया. डिफरेंस क्या था? मैं यहाँ पे टी लीव्स बेचता था, टी डस्ट बेचता था, और ये कंपनी है वो सैशेट्स बेचती है. क्या बेचती है? सैशेट्स बेचती है. तो इस इंटीग्रेशन या इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं सर वर्टिकल इंटीग्रेशन. अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस की बहुत सारी प्रोसेसेस होती है. जैसे कि इसी एग्जांपल में ले लो, टी में क्या होता है? प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग एंड सेल, ठीक है. तो जब एक कंपनी एक बिजनेस की ही किसी दूसरी प्रोसेस पे कंट्रोल लेती, एक पर्टिकुलर बिजनेस चेन की किसी दूसरी प्रोसेस पे कंट्रोल लेती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन. दूसरा एग्जांपल सुन. कार होती है ना, कार, उसकी कार की जो सीट है ना वो अक्सर दूसरी कंपनीज बनाती है, ठीक है. तो अगर कार बनाने वाली कंपनी इस सीट मैन्युफैक्चरर को अक्वायर कर ले तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे. क्यों? एक ही बिजनेस की दूसरी प्रोसेस पे मैंने कंट्रोल ले लिया, ठीक है. लेकिन जब मैं एक ही बिजनेस को, सिमिलर बिजनेस को, एक ही बिजनेस होते हुए मैं एक सिमिलर बिजनेस को टेक ओवर करता हूं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन.
मैं ऑलरेडी टी बिजनेस में था, मैंने दूसरी टी कंपनी को टेक ओवर किया, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सिमिलरली कार वाला एग्जांपल, एक कार कंपनी दूसरी कार कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। एक पेट्रोल कंपनी है, पेट्रोल कार कंपनी है, वो किसी ईवी मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? करंट एक्सपेंशन प्लान ऑफ आरटीएल इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जो करंट है वो मेरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, और 1980s वाला मेरा वर्टिकल इंटीग्रेशन था। बात समझ में आई? वाइल एक्सपेंशन इन मिड 1980s वॉज वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, पढ़ लेना। MCQ number 2. The regulatory authorities in India have to assess whether there has been any breach of anti-competition laws. Which type of stakeholder will the regulatory authorities be classified using Mendelow's matrix? ध्यान दो, MCQ बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है। देख लो, हार्ड मतलब लंबा सा है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से आप यूज टू नहीं होते, बिकॉज यू आर ऑडिट टैक्स पीपल, है ना। मेंडेलोस मैट्रिक्स बताने से पहले मुझे आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि मेंडेलोस मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। इसके ऊपर भी एक टर्म आती है वैल्यू चेन एनालिसिस, हम उसमें नहीं जा रहे। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस मतलब, फॉर एग्जांपल जियो जो कंपनी है, वो टेलीकॉम सेक्टर पे कहाँ पे स्टैंड करती है। जियो एज ए टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम सेक्टर या टेलीकॉम इंडस्ट्री में कहाँ पे उसका पोजीशन है, उसको जानना पड़ेगा। किसको? जियो को, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रैटेजिक पोजीशन समझनी है अपनी बिजनेस की, तो मुझे क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेगी। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम पे अभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिससे पेटीएम का जो पोजीशन है वो नीचे आ गया। इंटरनल रिसोर्सेज, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, और कॉम्पिटेंसीज, उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारा पैसा है मेरे पास, लेकिन मैं उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इंटरनल रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की बदले इसको मैं ब्रॉडर टर्म में बोलूँ तो स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन समझनी है इंडस्ट्री में, तो मुझे इंटरनल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज, एक्सटर्नल मार्केट समझना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स समझना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स को समझना है कि मेरे स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एज एन एंटिटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कि कौन कौन मेरे स्टेक होल्डर्स है। तो मेरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो मुझे बताता है कौन? मेंडेलोस मैट्रिक्स, जिसको पावर इंडेक्स ग्रिड भी बोलते हैं। तो वापस से, मेंडेलोस मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मुझे अपने स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन जानना है। स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन क्यों जानना है? बिकॉज मुझे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस करना है। बात समझ में आई? अब मेंडेलोस मैट्रिक्स स्टेक होल्डर्स को 4 पार्ट में बाइफरकेट करता है, 4 पार्ट में। हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट। 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं। हाई पावर, हाई इंटरेस्ट में आता है आपके की प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे शेयर होल्डर्स जिसका शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। अब ये इनके पास तो पावर भी ज़्यादा है, ये मेरे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। अगर मेरे को लॉस हुआ तो उनको लॉस हो जाएगा। हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, इसमें गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती है। हाई पावर क्यों? उनका एक डिसीजन मेरे पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट कम है। एक्सेप्ट फॉर कंप्लायंस एंड टैक्सेस उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे बिजनेस में। लो पावर, लो इंटरेस्ट, मार्जिनल प्लेयर्स, जैसे शेयर होल्डर्स हु आर ओनिंग लेस देन 10%, लेस देन व्हाट? 10%। लो पावर, हाई इंटरेस्ट, इसमें एनजीओज और कम्युनिटी ग्रुप्स का एग्जांपल आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल केरला वगैरह में ऐसा होता है कि एक प्लांट बनने नहीं देते। कौन? ये एनजीओज और कम्युनिटी ग्रुप्स। वो बोलते हैं हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लोग, ये लोग कंज्यूम कर लेंगे। तो इनका पावर कम होता है लेकिन इंटरेस्ट हाई होता है। पावर ज़्यादा हो सकता है अगर ये लोग यूनाइट हो जाए तो, लेकिन एज सच इनका पावर कम होता है डिसीजन मेकिंग में, किसकी? कंपनीज में। लेकिन इंटरेस्ट हाई होता है, क्यों? इनके नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज हो सकता है, किसके? कंपनीज एक्शन से। तो मेंडेलोस मैट्रिक्स क्या बोलता है कि आपके 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट। और इन चारों कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए कंपनी का क्या अप्रोच होना चाहिए?
वो भी मेंडलोस मैट्रिक्स बताता है। तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट 1, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 किया, तो 1 का अप्रोच क्या होगा, मैनेज क्लोजली। अच्छा, की प्लेयर्स है तो उनको तो सब बता के ही करना पड़ेगा, तो मैनेज क्लोजली, बिकॉज उनका पावर भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। इन्फ्लुएंशियल है तो कीप सेटिस्फाइड, मतलब गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, तो गवर्नमेंट कैसे सेटिस्फाइड रहेगी, इफ़ यू आर कंप्लाइंग विथ ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस। मार्जिनल प्लेयर्स को मॉनिटर करो कि भाई इन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको मॉनिटर करो, उनको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम एफर्ट। और अफेक्टेड, उनको कीप इन्फॉर्म्ड, जैसे एनजीओ वगैरह को एक बार आप बात कर लो कि भाई हम यहाँ पे ऐसा प्लांट डालने वाले, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स और उनका अप्रोच, की प्लेयर्स को मैनेज क्लोजली, इन्फ्लुएंशियल को कीप सेटिस्फाइड, मार्जिनल प्लेयर्स को मॉनिटर और मिनिमम एफर्ट, और अफेक्टेड को आप कीप इन्फॉर्म्ड। बात समझ में आई? अब ये तो कंसेप्ट था किसका, मेंडल्स मैट्रिक्स का, या तो पावर इंडेक्स ग्रिड का। एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ स्टेक होल्डर विल द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज बी क्लासिफाइड, लो इंटरेस्ट, हाई पावर, इन्फ्लुएंशियल, वो तो मैंने यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। तो एमसीक्यू तो एक टिक मारना ही था, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं पता तो कैसे करोगे आप लोग, तो उसके लिए एक कंसेप्ट था मेंडलोस मैट्रिक्स का। अगर समझ में ना आए वापस देख लेना, आ जाएगा। थर्ड, TKP has used the tagline anywhere anytime to market its tea bags with reference to the value proposition map, नया concept, please match the following। value proposition map, किस टाइप का वैल्यू आप प्रपोज कर रहे हो अपने कस्टमर को, किस टाइप का वैल्यू आप प्रपोज कर रहे हो अपने कस्टमर को, वो आपको बताता है वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। वैल्यू प्रोपोजिशन मैप आपको दो चीज़ें समझाता है। सबसे पहला तो आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल, उसमें आपके कस्टमर कौन है और कैसे है वो समझाता है। और वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आप कौन सी टाइप की वैल्यू उनको प्रपोज करना चाहते हो, कौन कस्टमर है, क्या वैल्यू प्रपोज करना चाहते हो। अच्छा, जैसा कस्टमर वैसी वैल्यू, जैसा कस्टमर वैसी वैल्यू, ठीक है। आप कोई टेक सेवी पर्सन नहीं है, उसको आईफोन पकड़ा दोगे उसका वैल्यू नहीं होगा, उसको वो वाला फ़ोन देना पड़ेगा, कीपैड वाला, है ना। लेकिन कोई अगर जेनजी है, मॉडर्न है, तो उसको कीपैड वाला फ़ोन नहीं जचेगा, उसको आईफोन चाहिए। तो जैसा कस्टमर वैसी वैल्यू। कैसा कस्टमर, तो वैल्यू प्रोपोजिशन मैप बोलता है कि आपका कस्टमर तीन चीज़ें आपके प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करता है, तीन चीज़ें, और वो तीन चीज़ों का प्रोपोर्शन हाई लो हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जॉब्स, जॉब मतलब ये प्रोडक्ट क्या काम के लिए बना है, क्या वो काम वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन बना है कम्युनिकेशन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो क्या ये फ़ोन कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग कर रहा है, कर रहा है, तो ये तो जॉब्स हो गई। पेन्स, मेरा जो पिछला वाला फ़ोन था, पिछला वाला फ़ोन वो बहुत ज़्यादा स्लो था, उसका मुझे पेन था कि यार ये बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है, तो क्या ये फ़ोन फास्ट प्रोसेसिंग करता है, यस। और गेम्स, मेरा यूज़ कैमरा का बहुत ज़्यादा नहीं है, कैमरा का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता अपने फ़ोन से, लेकिन इस फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हो गया, तो उसको बोलते हैं गेन्स। तो एक कस्टमर आपसे तीन चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है एक प्रोडक्ट से, बेयर मिनिमम जिसको जॉब बोलते हैं, पेन मतलब कौन सा प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, और गेन कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दे रहा है। वापस वो जेंजी वाला एग्जांपल कि अगर कोई 17-18 साल का पर्सन होगा तो उसको आईफोन क्यों चाहिए भाई, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो उसका गेन है कि उसको शो ऑफ हो रहा है, पेन उसका कुछ है ही नहीं, उसको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, और जॉब भी कुछ नहीं है, तो इसमें गेन ज़्यादा है। तो कस्टमर का सेगमेंट कौन सा है, जो कस्टमर ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा एम्फोसाइज करता है, इसलिए एप्पल का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसा कस्टमर वैसा प्रोडक्ट, जैसा कस्टमर वैसा वैल्यू प्रपोज करना, जैसा कस्टमर वैसा वैल्यू आपको प्रपोज करना है। तो जॉब्स में आप क्या दोगे, प्रोडक्ट या तो सर्विस जो बैर मिनिमम चीज़ें करता है। पेन में आप पेन रिलीवर एलिमेंट डालोगे, जैसा इसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर डाल दिया तो पेन रिलीवर एलिमेंट हो गया, और गेम क्रिएटर अच्छा कैमरा दे दिया। ऑल एंड ऑल आपका जो वैल्यू मैप है और कस्टमर प्रोफाइल है वो मैच होनी चाहिए, मतलब आप जो कस्टमर को वैल्यू चाहिए वही आप
उसको दोगे। तो वैल्यू मैप एंड कस्टमर प्रोफाइल शुड फिट। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट था किसका? वैल्यू प्रोपोजिशन मैप का। वैल्यू प्रोपोजिशन मैप बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज ये एससीएमपी की क्लास नहीं, आईबीएस की क्लास है। TKP has used tagline anytime, anywhere to market its tea bags with reference to value proposition map. Please match the following. देखो, ब्रूइंग टी, मैं कहीं पे भी चाय बना सकता हूं अगर मेरे पास गर्म पानी है। तो ये तो मेरा पेन हुआ कि भाई पहले अगर ये प्रोडक्ट नहीं था तो मुझे घर जाके गैस पे चाय बनानी पड़ती थी। तो टी ब्रूइंग वॉज अ पेन फॉर हुम? कस्टमर। और टी बैग इज अ पेन रिलीवर। इस पेन का रिलीवर क्या है? टी बैग। कि मुझे घर जाके चाय बनानी नहीं पड़ेगी। इफ आई हैव वार्म वाटर, मैं कहीं पे भी टी बैग लगा के चाय बना सकता हूं। तो ब्रूइंग टी इज अ पेन विच इज सॉल्व बाय टी बैग, जो वैल्यू मैप में मेरा पेन रिलीवर है। तो ए का आएगा 4 और डी का आएगा 2, सॉरी डी का आएगा 3, पेन रिलीवर। ठीक है। दूसरा, कस्टमर हेल्थ, ये तो गेन हो गया। भाई चाय से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन अगर ग्रीन टी से हेल्थ अच्छी हो रही है तो इट इज अ गेन। तो ग्रीन टी इज अ गेन क्रिएटर। तो बी में आएगा 1 और सी में आएगा 2। A4 B1 C2 D3, ये आपका टिक हो जाएगा। तो बेसिकली ब्रूइंग टी वॉज अ पेन विच इज सॉल्व बाय टी बैग, हेल्थ वॉज अ गेन विच इज गिवन बाय ग्रीन टी। तो ऐसा आपको मैप करना है। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट आप दो दो बार दिखना, आई रिक्वेस्ट। तो आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? MCQ नंबर 4, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है प्लीज़ देख के आओ, उसके बिना ये MCQ आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान दो। द ब्लेंडिंग मशीन एट नागांव आसाम फैक्ट्री ब्लेंड्स टी लीफ इनटू वेराइटीज प्रोड्यूस फॉर द प्लांटेशन ऑफ RTL। मतलब एक ब्लेंडिंग मशीन है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज सीजनल डिमांड ड्यूरिंग द मॉनसून, द प्रोडक्शन ऑफ टी इंक्रीजेज इन दिस फैक्ट्री फॉर मई जून एंड जुलाई। मतलब मई जून जुलाई में डिमांड बढ़ जाती है तो इस मशीन पे लोड बढ़ जाएगा। करेक्ट। ड्यू टू दिस द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम ऑन द ब्लेंडिंग मशीन इज लिमिटेड ड्यूरिंग दिस मंथ्स। मशीन पे लोड आ गया और टाइम है वो लिमिटेड हो गया। किसके पास? मशीन के पास। There is no immediate plan to increase the blending machine capacity since this is a seasonal variation in demand and hence the constraint is short term in nature. ये जो constraint है, constraint क्या? Limited availability is short term in nature. At the same time, the production manager at Nagaon factory wants to determine the order and quantity of tea blend to produce maximum profits. देखो, इसका अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। किसका? ब्लेंडिंग मशीन का। लेकिन मुझे धंधा तो करना है ना, प्रॉफिट तो बढ़ाना है ना। तो इस मैनेजर को हमें एक ऐसा प्लान देना है जिससे वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ा सके। ठीक है। 3 ब्लेंड्स दिए, ब्लेंड 1, ब्लेंड 2, ब्लेंड 3, इसको मैं ABC बोल देता हूँ। ठीक है। एक का जो सेलिंग प्राइस है वो 500 है, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो 300 है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 200, इसका 200 और इसका 300। टाइम रिक्वायर्ड एट द ब्लेंडिंग मशीन, बॉटलनेक रिसोर्स टाइम। मतलब ब्लेंड 1 को बनने में 20 मिनट लगता है, ब्लेंड 2 को बनने में 30 मिनट लगता है और ब्लेंड 3 को बनने में 40 मिनट लगता है। और ये टाइम साला लिमिटेड। ठीक है। द फैक्ट्री कॉस्ट इज 5 per minute. द मैनेजर वॉन्ट्स टू रैंक द ब्लेंड्स बेस्ड ऑन द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. दिस विल बी यूज टू प्लान द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ्स व्हेन ब्लेंडिंग मशीन इज अ बॉटलनेक कंस्ट्रेंट. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं वापस नहीं दे रहा हूँ। लेट्स मूव टू सीधा कैलकुलेशन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द बॉटलनेक रिसोर्स, तो वो तो मेरा है ब्लेंडिंग मशीन। कैलकुलेट थ्रूपुट पर बॉटलनेक रिसोर्स। देखो थ्रूपुट, इसको मैंने लाइक कंट्रीब्यूशन बोला था।
थ्रूपुट को मैंने लाइक कंट्रीब्यूशन बोला था। लाइक क्यों, 100% कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें जो लेबर कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमें लेबर कॉस्ट को सेपरेटली नहीं दिया है, हम लोगों को उन लोगों ने लेबर कॉस्ट को सेपरेटली नहीं दिया, इसलिए पूरा ले लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो भाई 200 200 300 मेरा थ्रूपुट आया। बॉटल नेक रिसोर्स टाइम आया 20 30 और 40। तो थ्रूपुट पर बॉटल नेक रिसोर्स आया 10, 6.66, 7.5। इसका इंटरप्रिटेशन सुनना, इसका इंटरप्रिटेशन, ब्लेंड 1 या ब्लेंड ए को बनने में लगते हैं 20 मिनट और वो 200 रुपए कमा के देता है। ब्लेंड 2 या ब्लेंड बी को बनने में लगते हैं 30 मिनट, वो भी मुझे 200 रुपए कमा के देता है। और ब्लेंड 3 को बनने में लगते हैं 40 मिनट, वो मुझे 300 रुपए कमा के देता है। तो ब्लेंड 1 मुझे पर मिनट, 1 मिनट का कितना रुपए कमा के देता है? 10 रुपया, सॉरी 10 रुपया। ब्लेंड 2 या ब्लेंड बी है, वो 1 मिनट का मुझे कितना कमा के देता है? 6.67 रुपीज। मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। और ब्लेंड 3 मुझे पर मिनट कितना कमा के देता है? 7.5, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट को आप अगर कंसिडर ना भी करो, क्योंकि इसको डिवाइड किया है तो 2 आया, इसको डिवाइड किया तो 1.33 आया, इसको डिवाइड किया तो 1.5 आया। अगर आप कंसिडर ना भी करो तो भी सेम रैंकिंग आएगा, क्यों? बिकॉज डिवाइड बाई 5 कॉमन है, ठीक है। तो आप कंसेप्चुअली समझो कि ब्लेंड 1 मुझे 1 मिनट का 10 रुपए कमा के देता है, और अगर मेरे पास ये मिनट्स लिमिटेड है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लेंड 1 बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा जो प्रॉफिट आए वो मैक्सिमम आए। अगर मैंने ये बना दिया, इसमें मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगा, ठीक है। अज्यूमिंग के डिमांड है वो अनलिमिटेड है, डिमांड में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। डिमांड में भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली मैं जो 10 है उसको मैक्सिमम बनाऊंगा, क्यों? ये मुझे सबसे ज्यादा कमा के देता है। उसके बाद मैं ब्लेंड 3 को बनाऊंगा, क्यों? वो मुझे ब्लेंड 2 से ज्यादा कमा के देता है। और एंड में अगर टाइम बचा तो मैं ब्लेंड 2 बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरी रैंक क्या आएगी? 1 2 3। सबसे पहले मैं ब्लेंड 1 बनाऊंगा, उसके बाद टाइम बचा तो ब्लेंड 3 बनाऊंगा, और उसके बाद टाइम बचा तो ब्लेंड 2 बनाऊंगा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स वाले वीडियो में भी कराया हुआ है, ठीक है। जिस्ट ये है कि टाइम लिमिटेड है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो चीज पहले बनाओ, वो चीज पहले बनाओ जो आपको ज्यादा कमा के देती है। रैंकिंग बेस्ड ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग, रैंक 1 ब्लेंड 1, रैंक 2 ब्लेंड 3, रैंक 3 ब्लेंड 2। बात समझ में आई? जिस्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर द ब्लेंड विच गिव्स यू द हाईएस्ट थ्रूपुट या हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफर प्राइसिंग, इस एमसीक्यू में ध्यान देना। RTL has divisions like plantation, processing, blending, packaging, etc. ओ बैटरी लो हो गया, ठीक है देखते हैं। RTL has divisions like plantation, processing, blending, packaging, etc. The popularity of tea has increased the demand for tea leaves in the market. Obviously, many tea companies do not own any plantations of their own. They purchase tea leaf directly from the tea auctions. RTL uses only the tea leaf produced within its own plantations in order to have control over the quality and price of different tea blends. देखो दूसरी कंपनीज को तो टी लीव्स है वो बाहर से परचेस करना पड़ता है, लेकिन अपने पास तो प्लांटेशन है। अपने पास क्या है? प्लांटेशन है। द कंपनी हैज अ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फॉर इंटरनल ट्रांसफर विद इन द डिविजन। ये क्या होता है बताता हूँ। फुल कैपेसिटी मैंने अंडरलाइन क्यों किया वो भी बताता हूँ। Plantations are producing at their full capacity. Brokers from external market are offering the plantation division a price of 200 per kg of the plucked tea leaves. Plucked tea leaves. While the marginal cost of production has been determined at 170. देखते हैं. The net marginal price at the processing division is 210 per kg, while the price at which the processing center can purchase the tea leaves is 205 per kg. Note that the selling price for the processing division is actually the transfer price it charges the blending division for each kg of processed tea. The managers, बहुत important. The managers of each unit have their performance assessed based on the surplus each division generates. Which of the following transfer price range will bring goal congruence between the plantation division and the processing division? देखो ध्यान दे, यहाँ पे आ जाओ। मेरी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट है, प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग, और तीनों इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है।
ये वर्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में कहाँ से लाया? उस लाइन से कि द मैनेजर्स आर असेस्ड बेस्ड ऑन सरप्लस ईच डिवीजन जनरेट्स। मैंने क्या बोला? ए प्लांटेशन डिवीजन। मैंने क्या बोला? ए प्लांटेशन डिवीजन, इट इज नॉट अ कंपल्शन फॉर यू, तेरे लिए ये चीज कंपलसरी नहीं है कि तू प्रोसेसिंग डिवीजन को ही बेच, भले वो इसी कंपनी का पार्ट है। अगर तुझे एक्सटर्नल मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो एक्सटर्नल मार्केट में बेच देना। मतलब प्लांटेशन डिवीजन को पूरी इंडिपेंडेंस है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवीजन को बुलाए प्रोसेसिंग डिवीजन, तेरे लिए कंपलसरी नहीं है कि तू प्लांटेशन डिवीजन से ही टी लीव्स खरीद। अगर तुझे बाहर सस्ते में पड़ेगा, बाहर तुझे अगर सस्ते में पड़ता है ना, तू बाहर से ले लेना, ठीक है। ब्लेंडिंग डिवीजन का कोई मार्केट का डिटेल दिया नहीं है। तो बात समझो, 3 डिपार्टमेंट बनाए मैंने और तीनों के मैनेजर्स को इंडिपेंडेंस दे दी, जिससे क्या होगा कि जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो बढ़ेगा, बिकॉज इसका प्रॉफिटेबल मैक्सिमाइज आएगा, इसका प्रॉफिट मैक्स आएगा, इसका प्रॉफिट मैक्स आएगा। तो इसको इंडिपेंडेंस दे दी मैंने कि अगर तुझे एक्सटर्नल मार्केट में ज्यादा पैसे पे अगर टी लीव्स बेचने का मौका मिल रहा है तो बेच देना। इसको बोल दिया कि तुझे अगर सस्ते में टी लीव्स मिल रहा है तू खरीद लेना, प्लांटेशन डिवीजन का वेट मत करना, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। और गोल कॉन्ग्रुएंस करके एक वर्ड आया था, गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब सिंपल, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स खुश हो, दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स खुश हो। और दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स कब खुश होंगे? जब उनको मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मिलेगा। तो अब बात समझो, प्लांटेशन डिवीजन को मेरा बैटरी का थोड़ा इशू होगा यार। प्लांटेशन डिवीजन को द एक्सटर्नल मार्केट इज ऑफरिंग द प्लांटेशन डिवीजन प्राइस ऑफ 200 पर केजी। मतलब प्लांटेशन डिवीजन अगर बाहर बेचने जाए, जिसका उसको छूट है, तो उसको 200 पर केजी मिल रहा है और उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 170 है। तो प्लांटेशन डिवीजन को 30 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने का मौका है। और प्रोसेसिंग डिवीजन को 205 में एक्सटर्नल मार्केट से पड़ रहा है, 205 में। तो अब लॉजिकली सोचो, प्लांटेशन डिवीजन को अगर प्रोसेसिंग डिवीजन को कुछ ट्रांसफर करना है तो वो क्या 200 के नीचे मानेगा? सर नहीं मानेगा। सर एक केस में मानेगा, एक केस में अगर इसके पास कैपेसिटी है, वो सरप्लस पड़ी है, मतलब ये फ्री बैठा है, मार्केट से कुछ डिमांड है नहीं, ये फ्री बैठा है, तो ये 200 से कम में मान जाएगा कि भाई तू मेरा भाई है। प्रोसेसिंग डिवीजन को बोलेगा तू मेरा भाई है, मैं फ्री बैठा हूं, मैं तेरे लिए काम कर देता हूं। लेकिन ये भाईचारा कब नहीं आएगा? जब ये कैपेसिटी सरप्लस नहीं होगी। और ये कैपेसिटी सरप्लस नहीं है ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो यहाँ पे, प्लांटेशन इज प्रोड्यूसिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। तो प्लांटेशन डिवीजन बोलेगा ए प्रोसेसिंग डिवीजन, मेरे को मार्केट से 200 में पड़ रहा है और मैं तेरे लिए फ्री नहीं बैठा कि 200 के से नीचे मैं तेरे को मैं प्रोड्यूस करके दूं, 200 में चाहिए तो ले वरना निकल। तो मिनिमम कितने में मानेगा वो? 200 में। प्रोसेसिंग डिवीजन बोलेगा ए प्लांटेशन डिवीजन, तू क्या होशियारी मारता है, 205 में तो मुझे एक्सटर्नली मिल जाता है, 205 में तो मुझे एक्सटर्नली मिल जाता है। तो प्रोसेसिंग डिवीजन 205 से ऊपर में मानेगा नहीं और प्लांटेशन डिवीजन 200 के नीचे में नहीं मानेगा। तो रेंज क्या हुई? 200 से 205। अब 201 में कर लो, 202 में कर लो, 203 में कर लो, 204 में कर लो, 205 में कर लो, ये हो गई रेंज। बात समझ में आई? गोल कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा? जब 200 से 205 के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज आएगा तब। अब रेंज वो लोग मैनेजर्स खुद नेगोशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई? गोल कॉन्ग्रुएंस वगैरह, ठीक है। आपको पूरा डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियसली पूरा डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें समझ में नहीं आएगा। ये मैंने क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जिस्ट दिया है, ठीक है। MCQ नंबर 6, इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूंगा। मैं लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया है तो मैं सेकेंड पार्ट अभी आराम से करता हूँ, इसको चार्ज होने में भी टाइम लगता है। In August 2020, RTL's 20 नहीं 23 RTL's tea estate in Jalalnagar, Karimganj district received 10,000 as compensation from insurance company for severe damage to green leaves caused by a hailstorm. The trainee accountant
at the head office believes that the entire receipt under insurance policy pertaining to damage caused by the hailstone to tea leaves will be accessible as income from other sources. Evaluate its view. देखो प्लांटेशन डिवीजन में अगर कोई नुकसान हो गया और उसका अगर मुझे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है प्लांटेशन डिवीजन में, देखो टी एस्टेट प्लांटेशन डिवीजन में, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, प्रोसेसिंग इनकम नहीं माना जाएगा। अगर मैं टी प्रोसेस करता हूँ, ठीक है, तो उस डिवीजन का इनकम मेरा स्प्लिट होगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर में। लेकिन प्लांटेशन में तो मेरा पूरा एग्रीकल्चर इनकम है, प्लांटेशन डिवीजन का तो पूरा इनकम ही मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता, है ना। अगर मैं टी प्रोसेसिंग करते टाइम कुछ नुकसान हो जाता तो उस इनकम का स्प्लिट होता बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ये तो प्लांटेशन में ही मेरा नुकसान हो गया तो पूरा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। बात समझ में आई? द अकाउंटेंट्स व्यू इज इनकरेक्ट। नो पार्ट ऑफ द कंपेंसेशन कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड इट कैन नॉट बी अपोर्शन अंडर रूल 8 बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, देयरफॉर टोटल इनकम विल बी एग्रीकल्चरल इनकम। इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो हैवी है, इसलिए मुझे आईपैड चार्ज करने में वगैरह टाइम लगेगा और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबा है। तो आप ये देखो, इसके बाद वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट एंड फिर ये स्टूडेंट्स जर्नल नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, टेक केयर।